नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट महेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि जब भी हमें कोई घर का लोन होता है या फिर कोई दुकान का लोन होता है, प्लॉट का लोन होता है, मतलब जो सिक्योर लोन होता है, उस सिक्योर लोन को अगर हम नहीं भर पाते, हम कुछ ईएमआई उसके बाउंस कर देते हैं, बैंक के पास से आपको अलग-अलग नोटिसेस मिलते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उसको कैसे हैंडल करनी है, आज इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। एक्चुअल में सरपेसी की प्रक्रिया क्या होती है? जब भी आप होम लोन लेते हो, फ्लैट लोन ले लेते हो या फिर घर दुकान का लोन ले लेते हो, तो बैंक आपके प्रॉपर्टी के ऊपर किस तरीके से जो है ऑक्शन की प्रक्रिया करती है और हम उस प्रक्रिया से कैसे हमें बचा जा सकता है, कैसे हम उसको स्टे ले सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों। अब सरपेसी की प्रक्रिया में मैंडेटरी चीज़ें क्या-क्या होनी चाहिए, ये आज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली अच्छे से यहाँ पे आपको समझाऊँगा। तो आप अगर सम देखेंगे तो जब भी आप लोन की किस्तें बाउंस करते हो, आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हो। अब जैसे आपने ये मैंने एक छोटा-सा फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाया है, तो लोन जब भी आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो डिफ़ॉल्ट होने के बाद आपकी 3 ईएमआई जैसे आपकी बाउंस हो जाती है। मतलब 90 डेज़ का जो आपका वो पीरियड होता है, तब उसमें आप कंटिन्यूअस जो है आपका ईएमआई आप नहीं भर पाते हो, तो बैंक आपका जो लोन है, वो क्या करती है एनपीए कर देती है, ठीक है? जैसे आपका लोन एनपीए में चला जाता है, तो दोस्तों बैंक आपको नेक्स्ट जो है एक सेक्शन 13(2) सरफेसी एक्ट के अंदर जो है एक आपको नोटिस भेजती है। इसको ही आप डिमांड नोटिस बोल सकते हो। अब ये 13(2) का जो नोटिस है, वो 13(2) के नोटिस में जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी का जो भी वहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे होंगी और आपने कितना लोन लिया, कब लिया और आपके कितने ईएमआई बाउंस है और ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होगी और एक एक अमाउंट जो आपका पूरा जो लोन का बकाया राशि है, वो वहाँ पे मेंशन किया होगा कि इस राशि को आपको अगले 60 दिन तक भरना है। अगर आप इस राशि को 60 दिन तक नहीं भर पाएँगे, तो फिर आपके अगेंस्ट हम सरपेशी प्रक्रिया करेंगे। आपके घर की नीलामी की प्रक्रिया हम यहाँ से चालू करेंगे। तो जैसे ये 13(2) का नोटिस आपको मिले और उसमें आपको 60 दिन का मौका मिल जाता है। ये 60 दिन का पीरियड जो है बैंक को जो है आपको देना ही पड़ेगा। 1 दिन भी आगे-पीछे हो गया, तो भी बैंक जो है आगे जाके आपके घर के ऊपर आगे सरपेशी की प्रक्रिया नहीं कर सकती। जैसे आपको 13(2) का नोटिस मिला, 60 दिन प्रॉपर आपको टाइम मिलना चाहिए। 60 दिन के पहले बैंक आपके घर के ऊपर पोज़ीशन या फिर कोई भी पोज़ीशन नोटिस आपको नहीं दे सकती। अब यहाँ पे 13(2) की जैसे नोटिस आपको मिले तो दोस्तों आपको तुरंत इस नोटिस का क्या है रिप्लाई करना चाहिए, ऑब्जेक्शन करना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अपना देना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन कैसे देना चाहिए कि जो भी 13(2) के नोटिस में अमाउंट जो होती है, अगर वो डिस्प्यूटेड है, आपको लगता है उसमें ज़्यादा पेनल्टी लगाई है, इंटरेस्ट ज़्यादा लगाया है या फिर आपने ईएमआई वगैरह आप भर रहे हैं, फिर भी आपका गलत तरीके से एनपीए लोन क्लासिफिकेशन कर दिया है, तो आपको जो है उस ऑब्जेक्शन में, उस रिप्लाई में, नोटिस में कहना पड़ता है कि हमने तो हमारे ईएमआईज़ भरे हैं या फिर हम ईएमआई जो है इतने-इतने दिन में आपके भर देंगे, आप सरपेसी की प्रक्रिया विथड्रॉ करिए। या जो भी आपका रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा, मान लो आपको ईएमआई कम करके चाहिए, आपका इनकम सोर्स कम हो गया है और आपकी जो भी माँग है, वो जो भी आपका ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन है, ये आप 13(2) की जैसे नोटिस आपको मिल जाती है दोस्तों, आपको तुरंत जो है उनको देना पड़ेगा। अगर आप ये 13(2) का आप ऑब्जेक्शन नहीं लेते, ठीक है? तो फिर कुछ चीज़ें आगे जाके ऑक्शन के लिए फिर हमें चाहिए होती है, वो तैयार नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप ऑब्जेक्शन देते हो, 13(2) के नोटिस को ऑब्जेक्शन दिया जाता है 13(3)(a) ये सेक्शन है उसके लिए सरफेसी एक्ट में। अब ये ऑब्जेक्शन जैसे आपका चला जाता है तो 15 दिन के अंदर बैंक ने या फिर एनबीएफसी कंपनी ने आपको जो है उसका रिप्लाई देना चाहिए कि 15 दिन के अंदर आपकी जो ऑब्जेक्शन है, आपके जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर हमने क्या जो है आपको मतलब आपके रीज़निंग वहाँ पे मेंशन करनी चाहिए आपके ऑब्जेक्शन की,
एक तो एक्सेप्टेंस करना चाहिए, उन्होंने डिनायल करना चाहिए, उसमें जो भी और विथ रीज़न करना चाहिए कि हमारे जो भी पॉलिसीज़ वगैरह में क्या है, इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं हम या फिर उसको डिनाई कर सकते हैं। वन टाइम सेटलमेंट की अगर आपने ऑफ़र दी होगी तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपने ईएमआई कम करने के लिए अगर उसमें बोला होगा तो वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको आपको 15 दिन के अंदर रिप्लाई करके भेजनी चाहिए। ये मैंडेटरी है बैंक के लिए। अगर बैंक ने ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन देने के बाद हमें रिप्लाई नहीं किया, तो वो भी एक वायलेशन होता है दोस्तों, और वो आगे जाके हम डीआरटी कोड से फिर हम ऐसे सरफेसी की प्रक्रिया को आगे जाके हम रद्द भी कर सकते हैं। ठीक है? तो बैंक का रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे बैंक का रिस्पॉन्स आता है और हमें अगर उसमें हमारी बातें अगर मान ली जाती है तो ठीक है, अगर बातें नहीं मान ली जाती तो बैंक क्या करती है, 60 दिन के बाद जो है आपको 13/4 के अंदर जो है मेजर्स दिए गए हैं, उस मेजर्स के तहत आपके घर के ऊपर सिंबॉलिक पोजीशन लेती है। अब आपका घर जो भी जहाँ पे भी हो, आप जो भी सिक्योर्ड एसेट रहेगा, वहाँ पे आके वो अपने आपके दरवाजे के ऊपर जो है एक पोजीशन नोटिस चिपका के चला जाता है कि हमने इस घर का जो है सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया है और इस घर को आगे जाके हम अभी नीलामी करने की प्रक्रिया इस पे करेंगे। अब बहुत सारी बात क्या होता है, यहाँ पे सिंबॉलिक पोजीशन होता है 13/4 के तहत, या फिर बैंक अब बोरावर क्या होता है, वो खुद ही आपका घर मान लो उससे कोई पैसा भरने के लिए संभव नहीं है, तो वो खुद ही सरेंडर कर देता है। तो बैंक क्या करती है, घर के ऊपर जो है पोजीशन ले लेती है। बट अगर आप सिंबॉलिक पोजीशन ले लेती है, आप फिजिकल पोजीशन बैंक को हैंड ओवर नहीं करते, तो फिर बैंक को आगे जाके सेक्शन 14 में सीएमएम मतलब चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनसे सेक्शन 14 का एप्लीकेशन करके आपके घर के ऊपर हमें पोजीशन चाहिए ऐसा ऑर्डर उनसे लेना पड़ता है। अब जैसे दोस्तों ऐसा पोजीशन का और नोटिस मिले और आपको आपके घर को बचाना है, आपको घर दुकान को बचाना है, आपके प्लॉट को बचाना है, तो उसको आपको चैलेंज करना होगा डीआरटी में। अब चैलेंज जैसे ये 13/4 के मेजर्स होते हैं दोस्तों, आपको प्रिपेयर होना चाहिए आपको डीआरटी के लिए जाने के लिए। अब ये जैसे आप प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारा लीगल रिव्यूज़ आपको करना पड़ेगा। जैसे 13/2 का नोटिस, बैंक का रिस्पॉन्स, 13/4 के मेजर, पोजीशन नोटिस में क्या-क्या बोला गया है। अब इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल बताऊँगा दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, और अंत तक देखिए। जितने भी नए नए वकील साहब हैं, उनको भी ये वीडियो जो है दोस्तों आसान होगा, उनको आगे जाके प्रैक्टिस में उनको बहुत लाभदायक होगा, ठीक है? तो लीगल रिव्यू आपको क्या करना चाहिए, सरपेसी में कोई वायलेशन हो गया है क्या? अब जैसे कि इन ये जो प्रोसेस में मान लो 60 दिन का वक़्त हमें नहीं दिया और डायरेक्ट हमें पोजीशन में नोटिस मिल गया, है ना? 13/2 के नोटिस में मान लो कुछ गलतियाँ है, कुछ अमाउंट डिस्प्यूटेड है, तो सरपेसी में कुछ वायलेशन हुआ है क्या? अगर वायलेशन हुआ है, तो हम आगे क्या करना है? अगर कोई वायलेशन नहीं हुआ है, तो दूसरी रेमेडी हम अपनाएँगे। अब जैसे कि वायलेशन नहीं हुआ है, मान लो सारी प्रक्रिया ओके है, तो क्या करेंगे, हम दूसरी लीगल रेमेडीज़ देखेंगे। जैसे कि बैंक से जाके डायरेक्टली बात करेंगे, हमें कोई हमारे घर के लिए कोई कस्टमर है आपको मिल रहा है, तो आपको उनको डायरेक्ट बेचना है ना? या फिर आपके पास कोई सेटलमेंट के ऑप्शन आ गए हैं, या फिर और सारी चीज़ें आप उसमें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई वायलेशन नहीं होगा। बट अगर आपको ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस सरपेसी प्रक्रिया को डीआरटी में लेके जाते हैं, और वो कैसे लेके जाते हैं? सेक्शन 17 का एप्लीकेशन करना होता है डीआरटी कोर्ट में। अब सेक्शन 17 का वायलेशन जब भी सरपेसी में कुछ वायलेशन दिखाई देता है, उस ग्राउंड में हम क्या करते हैं, सेक्शन 17 में डीआरटी के पास चले जाते हैं, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास चले जाते हैं, और वहाँ पे हम एक सिक्योरिटाइज़ेशन एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एस फाइल करना। अब जैसे ये सिक्योरिटाइज़ेशन एप्लीकेशन हम फाइल करते हैं, तो उसमें सारी जो है ग्राउंड्स के साथ हम बैंक के सरपेसी प्रोसीडिंग में क्या-क्या गलतियाँ हुई है, वो हम वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, और वहाँ पे जो है हम रिलीफ़ माँगते हैं। तो बैंक ने क्या होता है उसमें देखिए अर्जेंट पोज़ीशन लेना है, या फिर ऑक्शन का थ्रेट वग़ैरह दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें
हम उसमें मेंशन करते हैं अपने एसे में, और इस एसे में सारी डिटेल्स हमने लिखने के बाद उस सिक्योरिटाइजेशन एप्लीकेशन के साथ हम एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं आईए। अब देखो, आईए फॉर इंटरिम रिलीफ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा घर का पोजीशन ना लिया जाए बैंक ने, इसीलिए हम क्या करते हैं कि आईए लगाते हैं कि साहब हमें जो है इस ग्राउंड के तहत हमें आप जो है आप इस ऑक्शन की प्रक्रिया को स्टे दिया जाए, या फिर पोजीशन हमारे घर के ऊपर पोजीशन लेने के लिए स्टे दिया जाए। ऐसा एक इंटरिम एप्लीकेशन लगाते। अब जैसे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं डीआरटी कोर्ट के, वो सारा समझ लेते हैं, उनको ऐसा प्राइमा फेसी लगता है कि आपके ऐसे में जो है प्राइमा फेसी जो है ये सरपेसी प्रक्रिया में बैंक ने कुछ गलतियाँ की है, तो वहाँ के जो डीआरटी में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वहाँ पे आपके घर को ऑक्शन करने के लिए या फिर पोजीशन लेने के लिए वहाँ पे स्टे देते हैं। या फिर कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि आपको पैसा भरना होता है पर बैंक आपको मौका नहीं देती, तो डीआरटी में इक्विटी के बेस पे, मतलब 2 प्रकार के हम ग्राउंड्स वहाँ पे हम लेते हैं। एक तो इक्विटी के बेस पे हम वहाँ पे पैसा भरना चाहते हैं, और या तो मेरिट के बेसिस पे, मतलब जैसे कि आपके कुछ वैल्यूएशन बैंक ने आपके साथ किए हैं सरपेसी में, तो फिर मेरिट्स पे हम चले जाते हैं। और अगर हमें पैसा भरना है तो हम वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बोलते हैं कि हमारा जो भी ओवरड्यू है, उसमें हम 10-15% भर देते हैं, और वहाँ पे हमें इस ऑक्शन की या फिर पोजीशन की प्रक्रिया को स्टे दिया जाए। बाकी का अमाउंट भी हम इंतज़ाम करके हम लोन को रेगुलराइज़ करेंगे, या फिर वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, ऐसा हम वहाँ पे अंडरटेकिंग देते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, हमारा आईए जो है मंज़ूर होता है, और हमारे पोजीशन के ऊपर स्टे लग जाता है, और वहाँ से आप जो है मतलब आपकी चिंता थोड़ी कम हो जाती है, ताकि बैंक वाले जो है, क्या होता है बैंक वालों को जैसे सीजीएम का ऑर्डर मिलता है सेक्शन 14 का पोजीशन का, तो उसमें क्या होता है, उनको पुलिस की मदद मिलती है, और पुलिस आपके साथ वो घर पे आके आपको जिस भी हालात में आप होंगे वहाँ पे आपको बाहर निकाल के पुलिस के साथ तापे के साथ आके आपके घर के ऊपर वो सील करवाते हैं। सारी वीडियो शूटिंग वगैरह, रिकॉर्डिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें प्रक्रिया वहाँ पे होती है, और फिर आपको घर से बाहर निकाला जाता है। तो ये डीआरटी में जाने से फ़ायदा ये होता है कि हमें वहाँ पे स्टे मिल जाएगा हमारी ऑक्शन प्रोसीडिंग, और या फिर हमारा घर का पोजीशन लेने में हमारा क्या मिल जाएगा, हमें राहत मिल जाएगी, वहाँ पे स्टे मिल जाएगा। तो आगे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे घर के ऊपर आईए के अंदर हमें इंटरिम रिलीफ मिला, तो आगे जब भी जो हियरिंग्स होते हैं वो हमारे एसए के ऊपर होते हैं, मतलब सिक्योरिटाइजेशन जो एप्लीकेशन हमने फाइल किया है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, सारे हियरिंग्स होते हैं। और बाद में जो है इंटरिम ऑर्डर मिलने के बाद फिर फाइनल एसए का जो भी डिसीजन होता है, आपकी एसए के अंदर जो भी आपने ग्राउंड्स लिए होते हैं, वो सारे ग्राउंड्स में आपका सच में अगर बैंक ने कुछ वायलेशन किया है इस सरपेसी एक्ट के अंदर, कुछ प्रक्रिया बैंक ने गलत की है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, वो ऑक्शन प्रक्रिया, वो सरपेसी प्रोसीडिंग वो रद्द की जाती है, ऑक्शन जो है घर का वो रद्द किया जाता है, वो बैंक को डायरेक्शन दिया जाता है आप फिर से प्रॉपर प्रोसेस के तहत जो है वो प्रक्रिया करिए। तो वहाँ पे जो है सरपेसी कार्रवाई भी जो है वहाँ पे सेट असाइड की जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये प्रक्रिया में प्रॉपर तरीके से हमें एक वीडियो बना के दीजिए, ताकि जो है कि हमें थोड़ा-सा क्या-क्या आगे प्रोसेस होने वाली है वो हमें समझ में आए। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको जब भी पोजीशन का नोटिस मिलता है 13/4 के तहत, मैंने आपको बोला कि जैसे आपका 13/4 का नोटिस मिले तो आपको तुरंत जो है डीआरटी में कोर्ट में जाना चाहिए। तब हमें एक पोजीशन नोटिस दिया जाता है 13/4 के बाद। वो पोजीशन नोटिस में क्या-क्या होता है, वो आप यहाँ पे थोड़ा-सा अच्छे से समझ में ले लीजिए। पोजीशन नोटिस को हमें किस तरीके से पढ़ना होता है। पोजीशन नोटिस वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से सिक्योर एसेट पर पोजीशन लेने की कार्रवाई के संबंध में बोरोवर या कंसर्न पर्सन को सूचित किया जाता है। मतलब क्या आपको सूचित किया जा रहा है कि हम पोजीशन लेंगे, इस स्टेज पर आपको नोटिस इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने आपको बताया, और आपको तुरंत चेक करना चाहिए। देखो पोजीशन नोटिस में क्या-क्या है, वहाँ पे नोटिस की डेट क्या है, मतलब कौन से डेट को पोजीशन लिया जाएगा, ठीक है? किस प्रॉपर्टी के संदर्भ में नोटिस दिया गया है आपको,
होता है कभी-कभी क्या है प्रॉपर्टी की जो जिस प्रॉपर्टी को आपने मॉर्गेज किया है, उस प्रॉपर्टी के डिटेल्स वहाँ पे गलत होते हैं बैंक ने नोटिस में डाले हुए, तो वो भी एक वैलिड ग्राउंड बन जाता है हमें डीआरटी के में जाने के लिए कि हमारा घर का जो भी प्रॉपर्टी का डिटेल्स उसमें इनकरेक्ट है ना? वो नोटिस हमें गलत तरीके से दिया जाए। उसमें आपको ये भी मेंशन क्या है लोन अकाउंट बराबर है क्या? वो भी हमने चेक करना चाहिए पोजीशन नोटिस में। अगर लोन अकाउंट में कुछ गलतियाँ होगी, तो भी एक ग्राउंड बन जाता है डीआरटी में कोर्ट में जाने के लिए। बैंक ने कौन-सा आउटस्टैंडिंग में अमाउंट उसमें बताया है। अब अमाउंट में अगर गलतियाँ होगी तो भी हम वहाँ पे डीआरटी कोर्ट में जा सकते हैं। पहले सेक्शन 13(2) का नोटिस कब दिया गया? जैसे मैंने बोला कि 13(2) का नोटिस आने के बाद हमें 60 दिन का मौका दिया जाता है और 60 दिन के बाद ही हमें पोज़ीशन का नोटिस मिलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ होगा कि 13(2) के नोटिस में 60 दिन का टाइम जो है फ़ॉलो नहीं किया और आपको पोज़ीशन नोटिस पहले ही दे दिया, तो इसीलिए मैंने बोला कि वहाँ पे नोटिस का डेट वहाँ पे चेक होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। आपके ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन का क्या हुआ? जैसे आपने 13(2) को आपने रिप्लाई किया था, आपके ऑब्जेक्शन रेज़ किए थे, पर आपके ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन का कोई रिप्लाई ही नहीं आया है बैंक की तरफ से, तो भी आप जो है वहाँ पे डीआरटी कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे रिलीफ माँग सकते हैं। सेक्शन 13(4) के ऑक्शन लीगली सस्टेनेबल है या नहीं? देखिए दोस्तों, ये तो सारे वकील साहब का करने का काम है, ठीक है? वो सारी चीज़ें चेक करेंगे। फिर भी आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे बताया। पोज़ीशन सिंबॉलिक है या फिज़िकल पोज़ीशन की कार्रवाई हो रही है, वो नोटिस में आप चेक करिए कि सिंबॉलिक पोज़ीशन ले रहे हैं या फिज़िकल पोज़ीशन ले रहे हैं, है ना? ये चीज़ें उसमें मेंशन है क्या? आगे ऑक्शन नोटिस जारी हुआ है या नहीं? मतलब ऑक्शन का नोटिस कुछ उसमें जारी होने वाला है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? कोई डीएम, सीएमएम ऑर्डर से रिसीव अपॉइंटमेंट और हुआ है क्या? जैसे कि ज़्यादातर पोज़ीशन नोटिस में सेक्शन 14 में जो सीजीएम या फिर डीएम साहब जो है ऑर्डर करते हैं, उसमें एक कोर्ट कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। अब वो रिसीवर का नाम है क्या? है ना? तो उस कोर्ट कमिश्नर द्वारा जो है आपके घर में कब वो पोज़ीशन लेने वाले हैं, है ना? ये उसमें मेंशन है क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको जो है पोज़ीशन नोटिस में देखनी चाहिए और ये आगे की हम जब भी डीआरटी हम लोग जो वकील जो आगे डीआरटी में ऐसे फाइल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पहले तो देखते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में समझाई। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि डीआरटी में ऐसे क्या होता है? ठीक है, सिक्योरिटाइज़ेशन एप्लीकेशन क्या होता है? अब ये डिटेल वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, थोड़ा-सा लंबा जा रहा है दोस्तों, पर ये इसमें आपको सारी प्रक्रिया आपको पता चलेगी। अब ये से क्या है देखो दोस्तों ये से एक सिक्योरिटाइज़ेशन एप्लीकेशन है। सरफेसी एक्ट के सेक्शन 17 के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लिए गए मेजर्स को चैलेंज करने के लिए डीआरटी की रेमेडी है ये। मतलब डीआरटी में हम हमारा एक्शन की प्रक्रिया को स्टे लेने के लिए, रद्द करने के लिए या फिर कुछ वायलेशन हुआ है, तो इसके लिए ये जो है हम ये से सिक्योरिटाइज़ेशन एप्लीकेशन जो है माननीय डीआरटी कोर्ट में जो है फाइल करते हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं कि कोई वायलेशन नहीं है आपके बैंक की प्रक्रिया में और बस आपका लोन माफ़ करना है, इसीलिए आप डीआरटी कोर्ट में चले जाने वाले हो। इसके लिए ये एप्लीकेशन करते हैं, ये गलत है दोस्तों। ये से केवल लोन माफ़ करने की एप्लीकेशन नहीं है, इसमें आपको बैंक की सरपेसी एक्शन को लीगल ग्राउंड पर चैलेंज करना होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं हमारा लोन माफ़ हो जाएगा, हम डीआरटी में फाइल कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे लोन माफ़ होने वाला है, इसीलिए हम डीआरटी कोर्ट में अपील करने वाले हैं। तो ये ऐसे नहीं होता, कुछ बैंक की गलतियाँ हैं तो हम यहाँ पे वो वैलिड ग्राउंड के साथ जो है दोस्तों हमें डीआरटी में ऐसे फाइल करना होता है। कौन ऐसे फाइल कर सकता है? देखिए दोस्तों ये यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर वहाँ तो हम टेनेंट में थे, हम गारंटर है, हम मॉर्गेजर है, हम लोन बोरोवर नहीं है, हम लोग प्रॉपर्टी के ओनर है, ठीक है? ऐसे बोलते हैं तो कौन-कौन यहाँ पे ये से कर सकता है? ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे केवल प्रिंसिपल बोरोवर ही हर सिचुएशन में रिलेवेंट पर्सन हो, ऐसा मान नहीं सकते। ऑफिशियल डीआरटी लाइन्स भी सरफेसी एसे को एन एग्रीड पर्सन द्वारा फाइलिंग की बात करती है। अब एग्रीड पर्सन कौन-कौन है? एक तो बोरोवर है, गारंटर है ना? मॉर्गेजर है, प्रॉपर्टी ओनर है, अन्य इफेक्टेड पर्सन जैसे कि टेनेंट वगैरह है ना? जिन्होंने वहाँ पे वो प्रॉपर्टी रेंटल में ली है। ये सारे लोग
जो है सरफेसी एक्ट के अंदर जो है एसे फाइल कर सकते हैं। मतलब उनके साथ कोई वायलेशन हो गया है तो वो एसे फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इन सब का लोकस है ये कि लोकस अलग अलग फैक्ट्स में एग्जामिन करनी पड़ती है। आप किस लोकस स्टैंड से यहाँ पे डीआरटी कोर्ट के सामने आए हैं, वो बात भी इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत सारी बार क्या होता है लोन बोरोवर अलग होता है पर उसने गारंटर लिया होता है और प्रॉपर्टी लोन बोरोवर की नहीं होती, प्रॉपर्टी गारंटर की होती है। अब गारंटर की प्रॉपर्टी वहां पे होती है या तो मॉर्गेजर की प्रॉपर्टी वहां पे होती है। तो लोन बोरोवर ऐसे नहीं फाइल करना चाहता क्योंकि उसका कोई प्रॉपर्टी उसमें नहीं होता। बट मॉर्गेजर और जो गारंटर होते हैं वो अटके पड़े रहते हैं उसमें। तो वो लोग ऐसे फाइल कर सकते हैं, वो अपनी वहाँ पे डीआरटी के सामने जो है वो गुहार वहाँ पे लगा के वहाँ पे स्टे वगैरह लेने की कोशिश वहाँ पे वो कर सकते हैं। तो ऐसे कौन-कौन फाइल कर सकता है ये आपको शॉर्टकट में यहाँ पे मैंने बता दिया। अब ऐसे में क्या चैलेंज कर सकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों। डीआरटी में ऐसे फाइल करते समय केवल यह लिखना प्राप्त नहीं है कि बैंक ने गलत ऑक्शन एक्शन लिया है, आपको सिर्फ स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड लेने होते हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्स के अनुसार ग्राउंड हो सकते हैं। अब यहाँ पे बस डिटेल में देखिए ग्राउंड्स होने चाहिए। आपने बैंक ने गलत एक्शन ले लिया बस इस कहानी को लेके आप वहाँ पे नहीं जा सकते। कौन से ग्राउंड को उसने वायलेशन किया बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने, ठीक है? अगर सरपेसी प्रोसीजर में कोई वायलेशन हुआ है, ठीक है? मैंडेटरी स्टैट्यूटरी प्रोसीजर उसने फॉलो नहीं किया है। 13(2) का नोटिस जो है उसमें डिफेक्ट्स है या फिर 13(2) की नोटिस आपको मिली ही नहीं है ना? ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर कंसिडरेशन नहीं किया गया। मैंने बोला कि 13(2) के नोटिस को आपने रिप्लाई दिया, बट बैंक ने आपको उसके ऊपर कोई रिप्लाई ही नहीं दिया, उसने कुछ आपको बताया ही नहीं, आपकी रिप्रेजेंटेशन को कोई कंसिडर ही नहीं किया गया। उस ग्राउंड पे आप जा सकते हो या फिर इनकरेक्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो आप जा सकते हो, है ना? सिक्योरिटी इंटरेस्ट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्शन है। मान लो जो आपने सिक्योरिटी प्रॉपर्टी दे दी थी, प्रॉपर्टी वास्तव में लीगली इन्फोर्सेबल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के रूप में अवेलेबल है या नहीं, ये क्वेश्चन हो सकता है। मान लो आपकी प्रॉपर्टी जो है उसमें सिक्योरिटी इंटरेस्ट में दी नहीं थी आपने, तो भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप मॉर्गेज डिस्प्यूट है, मतलब कोई लिटिगेशन है वो प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑलरेडी कुछ सूट्स वगैरह पेंडिंग है, तो भी वहाँ पे आप जा सकते हैं डीआरटी में, है ना? पोजेशन प्रोसीजर वायलेशन हुआ है ना? ये सारी प्रक्रिया जो है गलत तरीके से पोजीशन लिया हुआ है उन्होंने, है ना? कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, एक फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींचे हैं या फिर पोजीशन लिया ही नहीं है, एक्चुअल पोजीशन लिया ही नहीं है और बैंक बोल रहे हैं कि हमने पोजीशन ले ले लिया है, तो उस ग्राउंड पे भी आप वहाँ पे डीआरटी में जा सकते हैं। लिमिटेशन अकाउंट रिलेटेड ऑब्जेक्शन है, एनपीए क्लासिफिकेशन अगर गलत किया होगा, लिमिटेशन के रिलेटेड कोई फैक्ट इश्यूज है, ये सारी चीज़ें जैसे कि ज़्यादातर बैंक ये आपका लोन एनपीए नहीं होता, तो गलत तरीके से ये लोग एनपीए कर देते हैं ना, तो उस ग्राउंड को लेकर भी जो है आपको डीआरटी में आप फाइल कर सकते हैं। अब नेचुरल जस्टिस जहाँ पे एप्लीकेबल हो एप्लीकेंट को उचित अपॉर्चुनिटी या रिलेवेंट मटेरियल कंसिडरेशन नहीं दिया गया। मतलब अगर नेचुरल जस्टिस मतलब क्या है, आपने ओटीएस की मांग की थी, हम पेमेंट भरने वाला है पर वो जो है हमारा पेमेंट वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर हमने ये भी हो सकता है हमारा पेमेंट हो गया है पर बैंक को मिला भी है पर बैंक ने उसको माइनस नहीं किया, है ना? ऐसी सारी चीज़ें हैं कि उस ग्राउंड पे भी आप जा सकते हो। सेल ऑक्शन रिलेटेड इल्लीगलिटी है ना? मतलब जैसे ऑक्शन हो रहा है तो उस ऑक्शन को भी आप डीआरटी में जाके चैलेंज कर सकते हैं। अगर ऑक्शन नोटिस जारी हो चुका है तो वैल्यूएशन रिपोर्ट, रिजर्व प्राइस, पब्लिकेशन नोटिस, टाइमिंग्स, एप्लीकेबल रूल्स, है ना? कंप्लायंसेस, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों एग्ज़ामिन करते हैं और उसमें फिर आपका आपका रिलीफ कैसे हम पा सकते हैं, वो सारी चीज़ें एग्ज़ामिन करने के बाद जो है फिर हम डीआरटी में इसे फाइल करते हैं। ठीक है? तो हर केस में सभी ग्राउंड्स ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखिए कि आपके केस में ये सारे ग्राउंड्स लागू नहीं होंगे। आपके केस में कौन से इसमें से लागू होते हैं, वो आपको एनालाइज़ करना है और उस हिसाब से आपको एसे फाइल करना होता है, ठीक है? अब एसए और आईए में डिफरेंस क्या है, ये भी आप बात ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं एसए, आईए क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो ये जो नए वकील साहब है, इनको भी ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में क्या कहते हैं हम, बैंक की सरपेसी एक्शन इलीगल है, इसीलिए इस सेट असाइड किया जाए, ऐसा हम ऐसे में बोलते हैं, मेन ऐसे में। अब क्या होता है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां जो होती है, उनका जो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है वो 20 लाख का होता है। और अगर वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 लाख के नीचे है, और फिर भी ये लोग क्या करते हैं, सरपेसी के एक्शन ले लेते हैं। बट थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख होने के कारण, मतलब 20 लाख के नीचे का लोन होने के कारण, ये फाइनेंस कंपनियां फिर भी सरपेसी की प्रक्रिया करती है। तो ये जो मेन चीजें हैं वो हम ऐसे में लिखते हैं, तो इसको आप सेट असाइड करिए, है ना। फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया। अब आईए में क्या है, जब तक ऐसे का फाइनल डिसीजन नहीं होता तब तक बैंक को हमारा घर का पोजीशन ना लिया जाए, हमारा फाइनल डिसीजन ना आ जाए, तब तक हमारे इंटरिम ऑर्डर को जो है, हमारे पोजीशन को जो है वहाँ पे स्टे दिया जाए। इसीलिए हम इंटरिम एप्लीकेशन मतलब आईए लगाते हैं। आईए ये मेन एप्लीकेशन नहीं रहता, ये बस इंटरिम ऑर्डर तक ही मतलब सीमित होता है। जिस जैसे इस आईए के ऊपर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, तो ये आईए क्या हो जाता है, वहाँ पे डिस्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये से जो है अंतिम निर्णय तक रहता है, तो ये से में सारी फैक्ट्स हमें लिखनी पड़ती है। तो ये से आपके मेन लीगल चैलेंज का व्हीकल है, और आईए इमीडिएट इंटरिम प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये आप बात को जो है दोस्तों वहाँ पे ध्यान में रखिए। अब सबसे और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जब भी आपके घर के ऊपर मान लो ऑक्शन के होने वाला है, पोजीशन नोटिस आपके पास आ गया है, आप उसको डीआरटी में चैलेंज करने चाहते हैं, तो आपको जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो क्या-क्या इकट्ठा करने चाहिए वकील साहब को मिलने के जाने से पहले, तो ये इसकी लिस्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों। अब ये लिस्ट जो है प्रैक्टिकल चेक लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट को आपको इकट्ठा करना है। लोन सेक्शन लेटर जो है आपका, ठीक है, लोन का एग्रीमेंट आपके पास होगा वो, मॉर्गेज डॉक्यूमेंट होगा आपके, ठीक है, बैंक को आपने कैसे मॉर्गेज किया था उसका जो भी डीड होगा, मॉर्गेज डीड वो होना चाहिए। गारंटी के कोई डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होना चाहिए आपके पास, जितना भी आपने पे किया है, कितना बकाया है ना। 13/2 का नोटिस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास होना चाहिए बोरा और रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि 13/2 के नोटिस को आपने ऑब्जेक्शन ले लिया था, वो वाला आपके पास होना चाहिए। और बोरावर के नोटिस को मतलब रिप्रेजेंटेशन को बैंक ने क्या रिप्लाई दिया था, वो भी आपके पास होना चाहिए। 13/4 के जो सेक्शन 13/4 के जो मेजर्स लिए गए थे, पोजीशन नोटिस दिया गया था, वो आपके पास होने चाहिए। अब पोजीशन नोटिस के बाद में बैंक को कंपल्सरी जो है न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन करना पड़ता है कि हमने इस प्रॉपर्टी को जो है ऑक्शन करना है, इसका हमने पोजीशन ले लिया है, सिंबॉलिक पोजीशन ले लिया है। तो न्यूज़पेपर का वहाँ पे जो भी बैंक ने पब्लिश किया है वो न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए। अब डीएम सीएमएम का ऑर्डर होना चाहिए। मान लो डीएम के पास सेक्शन 14 में वो पोजीशन ऑर्डर ले लिया है उन्होंने, है ना, आपके घर के ऊपर अभी पोजीशन ले लिया जाए, ऐसा डीएम और सीएमएम का जो भी ऑर्डर होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। पोजीशन प्रोसीडिंग का पंचनामा होना चाहिए, जैसे आपके घर के पोजीशन ले लिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोज, वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके घर का वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको खुद भी निकालना चाहिए, पर बैंक ने दिया होगा वो भी आपके पास होना चाहिए। ऑक्शन सेल का नोटिस आया है वो भी आपके पास होना चाहिए। प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब जैसे कि सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल, है ना, ये सारे होने चाहिए। टाइटल्स के जो भी पिछले वाले चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं टाइटल के, वो भी आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस करस्पॉन्डेंस विद बैंक, बैंक के साथ आपने जो भी कम्युनिकेशन किया है, जैसे कि हमें ईएमआई कम करके दे दीजिए, हमारा लोन रीस्ट्रक्चर कर लीजिए, हमें ओटीएच चाहिए, ये जितने भी कम्युनिकेशन है बैंक के साथ वो सारे आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको डीआरटी में अच्छा खासा रिलीफ मिल जाए। सेटलमेंट प्रपोजल, जैसे कि आपने कोई सेटलमेंट प्रपोजल दिया है, उसके आपको ईमेल कम्युनिकेशन होगा, रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, वो आपके पास होना चाहिए। बैंक रिप्लाईज, जैसे बैंक ने आपको क्या-क्या टाइम टू टाइम रिप्लाईज दिए, वो आपके पास होने चाहिए। रिलेवेंट फोटोग्राफ्स, जैसे कि कोई गलत प्रक्रिया बैंक ने आपके साथ सरपेसी के दौरान किया गया है, तो वो और रिलेवेंट फोटोग्राफ्स अगर आपके पास है, तो वो होने चाहिए, घर के फोटोग्राफ्स होने चाहिए। एनी प्रीवियस कोर्ट डीआरटी ऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सारे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब प्रॉपर तरीके से, जैसे ये लिस्ट मैंने आपको दिया है उसी तरीके से जो है आपको दोस्तों आपको तैयार करके एक अच्छे से फाइल तैयार कर लेना। और तुरंत जैसे आपको पोजीशन नोटिस मिले,
या फिर 13/4 का नोट मेजर्स आपके फ्लैट के या फिर घर के ऊपर, प्लॉट के ऊपर ले लिया जाए, तो आपको तुरंत आपके लोकल लॉयर से जो डीआरटी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जिनको अच्छे से नॉलेज है, उनके पास आपको चले जाना है दोस्तों, और ये फाइल उनको दिखा देना है, ताकि वो वकील साहब को जो है अच्छे से उसको एनालाइज करके जल्दी से जल्दी वो एसए और आईए ड्राफ्ट करके डीआरटी कोर्ट में फाइल करेंगे, और आपके घर के ऊपर जो भी है सरपेसी प्रक्रिया जो है करनी है आगे की, वो उसको रोक सके। ठीक है। अब एसए में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे वकील साहब भी है, और वो ऐसे में क्या-क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि एक प्रॉपर ऐसे में ब्रॉडली कंपोनेंट्स होने चाहिए कि उसमें कॉज़ टाइटल चाहिए। मतलब एप्लीकेंट कौन है, सिक्योर्ड क्रेडिट कौन है, उनके एड्रेसेस क्या है, ईमेल आईडीज़ क्या है ना? ज्यूरिसडिक्शन इस डीआरटी कोड को कैसे हो, मतलब जैसे आप रहते हैं मुंबई में और आप आ गए पुणे में डीआरटी कोर्ट में, तो ये गलत है। जिस ज्यूरिसडिक्शन डीआरटी में हो जाना चाहिए, ऐसे अपना उसी ज्यूरिसडिक्शन में जाना चाहिए। सारे फैक्ट क्रोनोलॉजिकल एक स्टोरी टाइप होने चाहिए, लॉजिकल एक्सप्लेन होना चाहिए उसका। 13/4 पोजीशन नोटिस, ऑक्शन नोटिस आदि की सारे डिटेल्स हमने उसमें लिखने चाहिए। ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स में हम उसको एसए को लगा रहे हैं, स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड्स आपको उस एसए में मेंशन करने चाहिए। सेक्शन 17 का जो लिमिटेशन पीरियड होता है 45 दिन का, ठीक है, वो स्टैट्यूटरी लिमिट होता है। अब जैसे आपको पोजीशन नोटिस मिलता है तो उसमें 45 दिन का आपको समय मिलता है, उसके अंदर ही आपको ये सेट फाइल करना होता है माननीय डीआरटी कोर्ट के सामने। यदि अर्जेंट थ्रेट दिया गया आईए में, अप्रोप्रिएट इंटरप्ट रिलीफ मांगना चाहिए। फाइनल प्रेयर उसमें डीआरटी में मांगी जानी चाहिए कि इस ग्राउंड्स को वायलेशन किया, इसीलिए आप इस प्रोसीडिंग को जो है सरपेसी के वो आप सेट असाइड करिए। ये सारी चीज़ें आपके एक ईएसए में होनी चाहिए। जो नए एडवोकेट्स वकील साहब हैं उनके लिए, देखो कोई भी आम आदमी लेमैन ईएसए नहीं फाइल कर सकता, आईए नहीं फाइल कर सकता। बट जो लोग नए हैं एडवोकेट साहब जो नया डीआरटी कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है दोस्तों और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना चाहिए लोन बोरोवर को कि 45 दिन वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जैसे आपको, देखिए सेक्शन 17 के तहत एप्लीकेशन के लिए स्टैट्यूटरी लिमिटेशन का ध्यान यहाँ पे रखना चाहिए। इसीलिए पोजीशन या फिर सरपेची मेजर, मतलब 13/4 का अगर नोटिस मिला है और या फिर पोजीशन नोटिस आपको मिला है, वो डेट को आपको देखना है, और उस डेट से लेके 45 दिन का लिमिटेशन हमारा चालू होता है। इसको आपको कदापि कैजुअली नहीं लेना है दोस्तों, और 45 दिन के अंदर ही आपको ये से फाइल करना पड़ेगा, और अगर आपने ये से नहीं फाइल किया तो फिर आपका प्रॉपर्टी ऑक्शन हो सकता है, नीलाम हो सकता है। दोस्तों ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो पर्टिकुलरली अगर मामला लिमिटेशन के बाहर चला जा रहा है तो डिले कंडोनेशन का इश्यू अलग से अराइज हो सकता है, और एप्लीकेबल फैक्ट्स के अनुसार अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए लिमिटेशन से पीरियड से बाहर जाते हैं तो फिर एक कंडोनेशन डिले का मतलब हमारा जो समय माफी का जो है अर्जी रहता है वो लगा के, और हम फिर भी वो कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा और क्रिटिकल सिचुएशन हो जाता है आपके लिए। तो 45 दिन के अंदर ही आपको जो है वहाँ पे डीआरटी कोर्ट में अपना जो है अपील जो है वहाँ पे फाइल करना चाहिए। और इससे ज़्यादा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो चाहिए तो अपने डीआरटी के जो लोकल एडवोकेट है उनके उनके पास चले जाना चाहिए दोस्तों। ये सारी प्रक्रिया आज जो मैंने बताई, मैंने देखा कि अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी नहीं मिली, और ये इसीलिए मैंने ये डिटेल वीडियो जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है। और यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी नए एडवोकेट्स हैं जो डीआरटी को में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए मैं अगले कुछ वीडियोस में डीआरटी में ड्राफ्टिंग कैसे किया जाता है, जैसे कि ऐसे कैसे ड्राफ्ट करना है उसका प्रैक्टिकल मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आईए कैसे ड्राफ्ट करते हैं, डीआरटी में फाइलिंग कैसे होता है, उसके बाद ऑनलाइन डीआरटी पोर्टल पे जाके उसको अपलोड कैसे करने हैं, चालान कैसे भरना है, ये और उसमें डायरी नंबर क्या होता है, आईएन नंबर क्या होता है, एसए नंबर क्या होता है, प्रेसिफी कैसे देना होता है, अंडरटेकिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने आने वाले सारे इसी अपने यूट्यूब चैनल पे मैं बताना जा रहा हूँ। दोस्तों अपने ये जो वीडियोज़ है ना कि बस क्या है, मेरे वीडियोज़ जो है बहुत बड़े-बड़े होते, लोग बोलते हैं कि सर शॉर्टकट शॉर्टकट, बट मैं शॉर्टकट नहीं बनाना चाहता दोस्तों। मेरा वीडियो क्या है वायरल नहीं भी होगा चलेगा, बट मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो लोग आम जनता भी समझ जाए और जो नए एडवोकेट साहब है वो भी समझ जाए,
और उनको भी अच्छे प्रैक्टिस पे आगे प्रैक्टिस करने में जो है आसानी हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई नए ऐसे ही नए टॉपिक्स के ऊपर कोई वीडियो चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर लाइक करिए, ज़रूरतमंद लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। और आने वाली जो वीडियोज़ है, अगर आपको लगता है कि आने वाली वीडियोज़ मुझे देखने हैं, तो आप इस बेल की जो है घंटी के ऊपर भी आप रखिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।